वैसे तो हर रिश्ता बहुत ख़ास होता है। हर रिश्ते से जुड़ा एक अलग ही एहसास होता है। ज़िंदगी में वही लोग खुश नज़र आते हैं जो अध्यात्म से अपना रिश्ता बना लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर शो संसार में निर्वाण सीज़न 3। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पूजा। आज हम एक बहुत ही स्पेशल कपल से मिलने वाले हैं जो कि बहुत ही स्वीट भी है और जिनकी लाइफ हमें बहुत इंस्पायर करने वाली है। सो हम मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर एंड मिसेस सहगल से। नमस्कार अरुणा जी, नमस्कार रविंदर जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच हमें यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू। सो शुरू करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। सर, पहले आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम रविंदर सहगल है और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ और म्यूचुअल फंड वगैरह देखता हूँ। अपना बिजनेस है मेरा, उसमें मैं टोटली इन्वॉल्व रहता हूँ। आपकी जो रोज़गारी और प्लस जो हमारी जिम्मेवारी है टुवर्ड्स सोसाइटी, हम उस तरीके से पूरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि निभाने की। बाकी सब ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। दैट्स वंडरफुल, वेलकम। सो अरुणा जी, आप अपने बारे में बताएं। मैं बचपन मेरा दिल्ली में ही मैं पली बड़ी और आर्य समाज परिवार से हूँ। बचपन से ही हम आर्य समाज जाते थे हमारे दादाजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, और धीरे धीरे स्कूलिंग और तब रुझान था पाठ पूजा में, तो पाठ पूजा भी करी और स्कूलिंग भी करी, बीकॉम करी। फिर उसके बाद जॉब करी बैंक में, 45 साल बैंक में जॉब करी मैंने। और जॉब के बाद रिटायरमेंट, और जॉब में ही अध्यात्म को भी साथ में जोड़ दिया। पहले था हम पाठ पूजा के साथ उसमें विश्वास करते थे, आर्य समाज में करते थे। फिर धीरे धीरे पता चला तो हमें जीवन के अंदर क्या कुछ और चाहिए, जैसे अंदर से ही कुछ लगा कि चाहिए कुछ, तो उस भूख के लिए ध्यान, किताब, बुक्स पढ़ना, वो करना शुरू कर दिया। तो हमें गुरु माँ मिली, हमारे जीवन के अंदर आई। फिर उसके बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो पत्री जी आए हमारे जीवन में, तो हमने यही रास्ता अडॉप्ट कर लिया। तो संसार और निर्वाण को साथ साथ लेकर हमने शुरू कर दिया काम। वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सो आप दोनों की सच में स्माइल इतनी प्यारी है कि मैं अपने क्वेश्चंस भूल रही हूँ। सो बताइए, आपका मिलना कैसे और कब हुआ? सर, आप बताएं पहले। हमारा मिलना कब और कैसे हुआ? एक्चुअली क्या है कि हमारा ना कुछ बहुत दूर का संबंध था। ओके। जो इनके पेरेंट्स थे और हमारे पेरेंट्स थे, बहुत दूर का संबंध था। उसके हम, जैसे इन्होंने बताया, अरुणा जी ने बताया कि हमारा आर्य समाज पद्धति से हम लोग बिलोंग करते थे, वो सेम हमारा भी था। मेरे पापा भी आर्य समाज में थे, मेरे दादाजी, हमारा पूरा परिवार जो था वो पूरा आर्य समाज में था। तो उन दिनों की बात है, हम ओल्ड डेरी में रहते थे। पापा भी सीताराम बाज़ार के अंदर, वहाँ पे नहीं, खारी बावली में, वहाँ पे आर्य समाज थी, वहाँ पे वो मंत्री थे। तो क्या होता था कि वहाँ पे साल के एक दिन, मतलब ये दयानंद सरस्वती जी का जुलूस निकलता था। इसके मम्मी पापा सब आते थे हमारे घर के अंदर, और हम लोग बच्चे होते थे तब थोड़ा बहुत तो था। वहाँ पे वो आर्य समाज मंदिर में जो जुलूस होता था हम जाते थे। उसके बाद फिर प्रोसेस बड़ा चेंज होता गया। हम स्कूलिंग छोड़ के कॉलेज में चले गए, कॉलेज के बाद फिर जॉब में आ गए, जॉब के बाद भी कभी वो हमारा चलता रहता था। पर इसको मैंने एक दफ़ा ये आई थी हमारे घर में, और उसके बाद फिर नहीं हुआ। तब इसको मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, और उसके बाद हमारी कभी आपस में मुलाकात नहीं हुई थी। वही एक इंसान था जब मैं इसको फर्स्ट टाइम मिला था वहाँ पे। ओके। सो उसके बाद अरुणा जी, बात आगे कैसे बढ़ी? हाँ, बात आगे कैसे बढ़ी क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो दोनों के थे बातचीत कर रहे थे कि ऐसे हमें अपने ही घर की लड़की, क्योंकि जो रिश्ता था बहुत दूर का था, हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स का आगे से दूर का रिश्ता था। तो ठीक है, बात चल सकती है। तो वो लोग भी इंटरेस्टेड थे कि जॉब वाली लड़की चाहिए। ओके। तो उन्होंने ऑफ़र दी और हम
बाई चांस जो इंस्टेंस ये बता रहे हैं उस इंस्टेंस में हमें मौका मिला, तो हम एक मतलब अब इनके घर से हम एक रास्ता जहाँ पे मेरा ऑफिस आसफ अली रोड था, तो हम वहाँ पैदल कॉरिडोर से हम लोग गए थे। ऐसा कुछ था नहीं, इंटेंशन नहीं थी, बट शायद बाद में पेरेंट्स एग्री करे तो हम भी तैयार हो गए। एक्सीलेंट। हम उस वक्त इतने शाही थे कि कम से कम हमारे घर से अजमेरी गेट तक का जो रास्ता, इसका ऑफिस वाली में था, तब मैं उस वक्त मिनिस्ट्री में काम करता था, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री उद्योग में जाता था। तो मैं वहाँ से जनरली कोई स्कूटर कार तो होती नहीं थे, बसों में जाते थे हम लोग। तो 1.5 किलोमीटर का रास्ता हम लोगों ने पैदल सफ़र किया और कोई इस बारे में कोई बात नहीं करी। सो स्वीट। मतलब कुछ ऐसे माइंड में था ही नहीं ना, कोई बात नहीं करी। हाँ, मतलब कि ठीक है, मतलब कि बातचीत ऊपर पीछे बैक एंड पे हो रही है, बट ना इसने शो किया ना मैंने शो किया कि कोई ऐसी भी बात है। अब जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे तो कहाँ क्या बात करेंगे, पर बैक एंड में था कि मतलब कि कुछ बातचीत चल रही है और डिसीजन क्या होगा ना इसको पता था ना मेरे को पता था। राइट। तो फिर अल्टीमेटली हम 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे, बाकी इधर उधर की ऑफिस की बातें करते रहे, बाकी और क्या कैसे पढ़ाई कैसे करती हो, ये कैसे करती हो, ऊपर की बातें होती रही हैं सब कुछ। तो इस तरीके से हमने वो हमारा पहला जो सफ़र था ना वो 1.5 किलोमीटर का था, इस तरीके से निकला था। That was innocent times and that is we cherish it the most now कि वो innocence जो है वो अब आजकल नहीं रही है, बट आपकी बात सुन के बहुत मज़ा आ रहा है उस इमेजिन करके उस मोमेंट को। यस। सो आप लोग अध्यात्म में कैसे आए, कैसे शुरुआत हुई? आप लोग अलग अलग अध्यात्म में आए, ध्यान में आए? नहीं, अध्यात्मक में मतलब कि हमारा तो ये था कि हम तो आर्य समाज में थे, हम तो पूजा तो करते नहीं थे और अब आर्य समाज मंदिर के हवन के लिए जाते थे। अब संडे का दिन होता था, पापा बोलते चलो आर्य समाज चलो, हमारा होता क्रिकेट खेलनी है, तो ये नौका झोंकी लगी रहती है। वो कहते कि चलो आर्य समाज चलो, चले गए थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा बैठे, उसके बाद पतली गली से फिर पीछे से निकल गए और बाहर चले गए हम लोग। तो वो हमारा रहता था और वहीं से ही हमारा आर्य समाज का था कि ये नहीं कि हम करते नहीं थे, पर उस वक्त बचपना था, खेलों में ध्यान ज़्यादा था, अध्यात्म में ध्यान कम था। आर्य समाज के हवन करना, पूरा उनके जितने भी श्लोक हैं वो सारे के सारे आते हैं। और उसके पश्चात फिर धीरे धीरे जब इसके साथ जोड़े, हमारा परिवार के साथ ज़्यादा संबंध हो गया, तो ये पहले शुरू में आध्यात्मिक में थी, आर्य समाज की पद्धति से जो भी हवन करती थी। इसका कुछ था कि कुछ गुरु धारण करना चाहिए। गुरु धारण करने के लिए इसकी कोई इच्छा थी कि वो क्या चाहती थी, फिर यही बताएंगी कि वो कैसे। हमारा मतलब कि परिवार में बंधन नहीं था, तो चाहे आर्य समाज को मानते थे, बट ऐसा इन लॉज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि आपने कोई पाठ पूजा करनी है या आप कोई मंत्र पढ़ रहे हो या पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई भी, तो ऐसा कुछ नहीं था। वो करते करते मेरे हाथ में एक किताब लगी, किसी एक की साधन गाथा किसी ने दी थी मुझे, तो वो मैंने पढ़ी। तो उसके बीच में मुझे ना एक पीरियड ऐसा था कि मुझे बहुत सी किताबें पढ़ने का इंटरेस्ट बन गया, धार्मिक आध्यात्मिक, चाहे वो वाणी गुरुवाणी हो या आर्य समाज के कोई जैसे सामवेद ये है, इनको पढ़ना है, तो मैं उसमें इंटरेस्ट बहुत लेने लग गई थी। तो मेरे हाथ में किताब आई एक किसी एक की साधन गाथा, वो गुरु माँ के जीवन का और कैसे जीवन में किया करा, तो मेरा इतना इंटरेस्ट हो गया कि अगर ये कर सकते हैं तो मुझे भी करना है। तो उसके लिए फिर मैंने उन्हीं के पुस्तक के बैक साइड में दिया हुआ था कि कैसे करना है, तो ध्यान साधना हमने शुरू कर दी, अपने घर में ही शुरू कर दी, तब तक दीक्षा नहीं ली थी। तो इस उसमें हम ध्यान में आए और ढूंढते रहे, तो हमें पत्री जी मिले और हम PSSM के साथ जुड़ गए और अपना हमारी ध्यान साधना इस तरीके से शुरू हो गई। वंडरफुल। सो सर, आप कब ध्यान में आए साथ में? इकट्ठे आए हम, इकट्ठे सब इकट्ठे हम आए। जब गुरु माँ से दीक्षा लेने गए थे 1 साल के बाद, तो तब हम चारों गए थे। अच्छा। मैं भी गई थी, ये भी, और बच्चे भी दोनों थे हमारे साथ। तो गुरु माँ ने पूछा कि आप चारों लोगे? मैंने पूछा इनसे कि आप लोगे दीक्षा, क्योंकि मैं तो तैयार थी। बोले हाँ हम लेंगे। तो हम चारों ने इकट्ठे गुरु माँ से दीक्षा ली।
नहीं, इसमें भी बताते दीक्षा लेंगे। मेरे को दीक्षा वर्ड मैंने पहली दफ़ा सुना था। मैं क्या दीक्षा क्या होती है? कहते गुरु मंत्र होता है। ऐसे मेरी नानी ने भी कोई गुरु मंत्र लिया होगा, वो भी कहते कुछ जाम जपते रहते थे। मैंने कहा ये तो है। मेरी मम्मी भी थोड़ा बहुत वो थी, कभी कभी वो मतलब कि पेरेंटल साइड से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी थोड़ा बहुत वो पाठ पूजा कर लेती थी। आर्य समाज पद्धति से थे हम लोग, पर फिर वो कर लेते थी। कोई फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारे पास, कोई रोक टोक था ही नहीं। तो तब ये मैंने पूछा दीक्षा को होती है, इसने बताया कि दीक्षा होते गुरु मंत्र होता है। जैसे बोला अच्छा मेरी नानी जो लेती हैं वही वाला है क्या? कहते हैं हाँ वही है। मैं क्या क्या करना था? कहते सिर्फ कुछ नहीं होता, सिर्फ नाम स्मरण करना होता है। आप ध्यान करो, पाठ पूजा करो, और जो गुरु मंत्र बोलना है वो आपको बोलना पड़ेगा। मैं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना। कहते नहीं, जब आपका मन करे तब करो। तो ये थोड़ा बहुत मैं था चाहता कि कहीं बंधना नहीं चाहता था मैं किसी के साथ भी। तो ठीक है हम कर लेंगे। तब मैंने जो हामी भरी तो हम सब ने फिर गुरु वहाँ से दीक्षा उस वक्त ली। हमारे वो यात्रा जो आत्मा को जानने की यात्रा है ना, वो तब से शुरू हुई। सो आप दोनों ना इतने स्वीट कपल हो कि मैं थोड़े इंक्विजिटिव हो रही हूँ, ये जानने के लिए उत्सुक हो रही हूँ कि आपकी कभी लड़ाई हुई है? आते तो हुई ना। बहुत लड़ाई, मतलब अपोजिशन तो हमेशा रही। ऐसा नहीं है कि हम हैंड टू हैंड बात मान लेते थे किसी की। अपोजिशन हमेशा रही। पर और ना पहले कम होती थी, आजकल ज़्यादा होती है। हाँ, आजकल बिल्कुल फ्री हो गए ना, बिल्कुल। आजकल कोई काम नहीं है, नौकरी भी नहीं करते, कुछ है, घर ही सब कुछ है। तो इसलिए ज़्यादा उस पे हो जाता है। ओके, सो मैं ये पूछने वाली थी अब आपसे अगला सवाल कि अध्यात्म में आने से पहले और अध्यात्म में आने के बाद आपकी जो नोक झोंक है या आपके रिलेशनशिप है, उसमें कुछ आपको लगता है कि फ़र्क आया, बेटर हुआ, या क्या आपको अनुभव हुआ पहले और बाद में? मतलब मेरे पास इतनी जल्दी बदलाव नहीं, मैं कह रही कि आया। जो मेरा एक अपना स्वभाव था कि मुझे लगता था कि नहीं, जो काम है ना वो बड़े ठीक तरीके से होना चाहिए, और मैं थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट थी कि आने से पहले खतरा उस तक ना पहुँचे। तो मैं पहले एडवांस में वो कर देती थी। उसमें क्या है कि दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं होती थी, तो वो लड़ाई नोक झोंक चलती थी, गुस्सा भी आता था। पर जैसे जैसे हम ध्यान में बढ़ते चले गए, ध्यान को समझते चले गए, तो पता चला कि जीवन में है ही कुछ नहीं है। स्वीकार करना, किसी की लाइफ में हम क्यों दखल दे रहे हैं, हम क्यों जज कर रहे हैं, या किसी से हमारी क्या कंप्लेंट है, कोई है ही नहीं है। तो ये धीरे धीरे हुआ, और धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अब हम और ज़्यादा सीख रहे हैं। हमारे अंदर पेशेंस लेवल भी बढ़ रहा है, और दूसरे को एक्सेप्ट करना, जो जैसा है उसको मैं अब ज़्यादा फील करती हूँ। पहले मुझे नहीं था, बट अब मैं बहुत फील करती हूँ इस चीज़ को। तो अपने अंदर जब मेरे जो चेंजेस अब मैं देख रही हूँ, वो मैं बहुत अच्छे महसूस कर रही हूँ कि दूसरे को अगर हम जब जैसा वो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपकी लाइफ, मतलब हमारी लाइफ कितनी मज़ेदार है। उसमें कुछ है ही नहीं, हमने ही इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे करके अब बहुत अच्छा लगता है। तो जीवन में ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा आया। सबसे एक्सेप्टेंस और पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया। सर आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इसके साथ। बातचीत करने का, क्योंकि हम परिवार के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग इतने बिजी थे, या ऑफिस में बिजी रहती थी, मैं अपने ऑफिस में बिजी रहता था। हमारी बातचीत होती स्कूटर पे चलते हुए बात हुई, या ध्यान ट्रैफिक पर होता था, स्कूटर ड्राइव कर रहे हैं, रश के अंदर से निकलना, आधी बात सुनी आधी बात नहीं सुनी, क्योंकि उससे कंसंट्रेशन थी ऑफिस पहुंचना है। तो 50% बातें तो सुनते ही नहीं थे। हाँ ठीक है चलता रहता था उस तरीके से। उसके बाद अब जब हमारा रिलैक्स टाइम आ गया, या आफ्टर रिटायरमेंट के ऊपर, तो अब पेशेंटली मतलब कि बात तो सुनना और आपस में अंडरस्टैंडिंग करके करना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हम पूरी प्रयास चल रहा है, हमारा कोशिश चल रही है कि एक दूसरे का ख्याल रख के हम ठीक ढंग से एक दूसरे को जवाब देते हैं, और इस दौरान से अपनी हैप्पी लाइफ लीड कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो आप लोग, और इतने इंस्पायरिंग आप बातें कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि आई थिंक हर कपल को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि जब आपने जैसे बहुत अच्छी बात बोली कि जब हम
सामने वाले को जो वो जैसा है एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको वो स्पेस देते हैं तो ज़िंदगी और सुंदर बन जाती है। बिकॉज़ प्यार का असली एहसास तो वही है कि आप सामने वाले को वैसा जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें। जब चेंज किया तो क्या प्यार किया। सच में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम पढ़ते हैं। पति सर ने भी बोला नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, एक्सेप्ट अदर्स एज दे आर। वो पढ़ना और एक्सपीरियंस करना, जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका अनुभव अलग, बिल्कुल, उसकी खुशी अलग होती है। बिल्कुल, वो आपकी खुशी दोनों के चेहरे पे झलक रही है। सो अब नेक्स्ट मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि अध्यात्म में आने के बाद आप दोनों की लाइफ बेटर हुई है, और आपके बच्चों का क्या रोल है इसमें? कैसे वो आपसे इंस्पायर हुए हैं, या फिर उन्हें लगता है कि ये पता नहीं क्या ही ध्यान की बातें करते रहते हैं? बिकॉज बच्चों का अपना पर्सपेक्टिव रहता है। सो थोड़ा सा उस बारे में बताइए। ध्यान में आने के पश्चात तो हमारा परिवर्तन तो हुआ है। जब ध्यान हम पत्नी के साथ जोड़े हैं, PSS के साथ जोड़े हैं, नेचुरली बहुत फ़र्क पड़ा हमको। पहले तो हम जब गुरु माँ के साथ थे तो लगता था कि हमें ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान तो करते थे पर विचार इधर उधर भटकते रहते थे, और उसको कंट्रोल कैसे करना है विचारों को, वो समझ में नहीं आता। वो हमको पद्धति पता चली है जब हम PSS के साथ जोड़े हैं। पत्री सर के साथ हमारा बल्द कि जब उससे ज़्यादा घनिष्ठता थी हमारी, तो उनके साथ रह के हमने बहुत कुछ सीखा उनके साथ। तो तब हमको अपने विचारों को कंट्रोल करना, कैसे विचारों को कंट्रोल करना है, वो सब हमने उनसे सीखा है। इंसोफार एज बच्चों के बारे में, बच्चों के ऊपर प्रभाव, वैसे तो बच्चे संस्कारी बच्चे हैं और आध्यात्मिक में भी वो बिलीव करते हैं, वो भी हमारे साथ साथ तो हवन वगैरह करते हैं। एक बेटा हमारा बाहर है, न्यूजीलैंड में है, वो काफ़ी समय से बाहर है, तो उसके ऊपर हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता। हम जब पीछे लास्ट टाइम गए थे 2 साल पहले, कोरोना से पहले हम लोग न्यूजीलैंड में 3 महीने के लिए गए थे, तो वहाँ पे हमने बच्चों को जो आध्यात्मिक का बीज हमने बो दिया था कि ध्यान करो, थोड़ा बहुत तो ये करो, आंखें बंद करो, आनापानसती मेडिटेशन करके आए। छोटे बच्चे थे, जब तक हम थे वहाँ पे तब तो वो करते रहे। अब इनकी उनसे बात होती है, कहते नहीं वो करते, बेटा भी करता है और मतलब कि दोनों पोते भी करते हैं, तो अच्छी बात है। छोटे वाला जो बेटा है हमारा, और जो एक डॉटर इन लॉ तो खैर नहीं वो करती, क्योंकि अपने वो उसका धर्म पूजा में चलता है, हम उसे इंसिस्ट नहीं करते। बाकी छोटे वाला बेटा वो ध्यान करता है, और ग्रैंड डॉटर है मेरी, वो भी ध्यान करती है। अब थोड़ा बहुत पिछले 1 महीने से शुरू हुआ है, तो वो ग्रैंड सन है, छोटा, उससे भी छोटा है, वो 5 साल छोटा उससे, तो वो भी अब ध्यान करता है। और हमने बताया कि उनको जब फूड आएगा तो थैंक गॉड करना है, भोजन खाने से पहले भगवान को थैंक यू बोलो, और रात को सोते हुए ध्यान करके सो 5 मिनट 10 मिनट जो भी टाइम आपका है, उस तरीके से बच्चों ने पद्धति शुरू करी है। बाकी एक्सपीरियंस तो इनके साथ ज़्यादा अटैच रहती है, वो ज़्यादा बताएंगे। आई नो, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कि हमने ध्यान शुरू किया, जैसा कि आपने बोला है, ये रहता है कि बच्चे आपने अब सीख लिया, कर लिया, तो आप अब हमें बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने उनको ये है कि हमने लेट सीखा, ठीक है, बट अगर हमारे पास कोई तैयार चीज़ है तो वो हम आपको दे रहे हैं, आपकी इच्छा है, आप करिए ना करिए। तो जैसा कि सभी के साथ ऐसा होता है कि जैसे अगर लड़की अपने पेरेंट्स के घर से जो सीखती है, वो पाठ पूजा में बिलीव करते हैं, तो मैं भी पहले पाठ पूजा में ही करती थी, तो ये उस ध्यान उसके आगे की सीढ़ी है, तो वो पाठ पूजा वो करते हैं, तो ठीक है, वो जब उनका वो वाला स्टेप पूरा हो जाएगा तो वो आगे भी बढ़ेंगे। तो छोटा बेटा करता है ध्यान, रेगुलर भी करता है। तो अभी जो हमारे पास है, जैसा कि बोला, तो रूटीन में ऐसा होता है कि मैं कोई ना कोई बात छेड़ देती हूँ बीच में कि नहीं यहाँ पे ऐसे करो, ध्यान से ये हो जाएगा, या मैंने कोई स्टोरी पढ़ी तो उनको स्टोरी बता दी, कोई इंस्टांस हुआ तो इंस्टांस बता दिया। तो बच्चे दोनों छोटे भी इंस्पायर, अगर हमको लगता है कि घर के एटमॉस्फेयर में गुस्सा ज़्यादा हो गया, कुछ भी होता है, तो संसार में चल रहे हैं ऑफ कोर्स, तो ऐसा हो गया, तो वो बच्चे कहते हैं ध्यान कर लो ना, सारे ध्यान में बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो। इट मीन्स उनके अंदर ये चीज़ तो चलेगी।
ऐसे ही बाहर वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर भी जितने दिन हम यहाँ रहे, हम इवन सैर करने जाते थे तो वहाँ पत्थर होते थे, पत्थरों पे बैठ के भी हमने ध्यान किया है। तो ये है कि जितना था उतना किया। अभी भी मैं बात करती हूँ फ़ोन पे तो बोलती हूँ कि ध्यान करो, गायत्री मंत्र पढ़ लो, ऐसा करके बोलते हैं। तो फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने हमें, बट हमारे साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, वो उन्होंने हमें टोटली फ्री किया हुआ है। बिल्कुल। इसीलिए हम आज अपनी मर्जी से जो भी कुछ करना चाहें हम कर सकते हैं। और आई थिंक आपने भी वही रेसिप्रोकेट किया है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का ये फ़र्ज़ है कि वो बच्चों को गाइड करें, बट ये उनकी अपनी जर्नी है। देर से या सवेर से वो आएंगे, तो आपने बहुत अच्छे से उनके अंदर ये सीड इनकलकेट कर दिया है। हाँ। सो यस, आई थिंक दिस इज़ द राइट वे। जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं हाँ वो जी। अपने आप उनकी सोल रिसीव कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं बाहर आएगी, समय आने पे अपने आप बाहर आएगी। सो आप लोगों को क्या लगता है कि एक मैरिड, सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए अध्यात्म से जुड़ा होना कितना ज़रूरी है? सक्सेसफुल मैरिड लाइफ के लिए अध्यात्म से उतना ही ज़रूरी है जितना हम जीवन में धरती पर आए और हमें खाना ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें अध्यात्म को देनी चाहिए ताकि हमें जीवन में जीने की कला आ जाए। हम अपने से भी प्यार करना सीख जाते हैं जब हम अध्यात्म में आते हैं, हम दूसरों को भी प्यार करना सीख जाते हैं। अगर हम आध्यात्मिक ना हों तो हमारे अन्य विचारों में हम लोग किसी और दूसरे विचारों के अंदर हम जा सकते हैं। अगर हमारा अध्यात्म के बारे में थोड़ा झुकाव है तो हमारी जो विचारधारा बदल जाती है, बाकी आपकी हैबिट्स बदल जाती हैं। हमारा लोगों के प्रति जो व्यवहार है वो बड़ा कोमलता वाला हो जाता है। तो उसके अंदर हम अपने आप को पहचानते भी हैं और साथ साथ दूसरे बंदों को भी पहचानने का हमको मौका मिलता है। और इस तरीके से आध्यात्मिक में रहने से जो रिश्तों में मिठास आ जाती है। तो मेरे विचार में आध्यात्मिकता का रोल जीवन में बहुत अधिक है और हर एक साधक को अपनी अपनी गुणवत्ता के हिसाब से इसमें आना चाहिए। और बचपन से ही हमें कोशिश रहनी चाहिए। अगर हम बचपन से डालेंगे तो फिर युवा में भी आएगी और फिर वृद्धावस्था में भी आएगी। बिल्कुल। और आप आई थिंक बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं इस चीज़ का और लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ध्यान कितना ज़रूरी है और आप अपनी लाइफ को कितना बेटर बना सकते हैं ध्यान में जाके। सो चाहे हम सोचें आध्यात्मिक या फिर सांसारिक, एक कपल में दूसरे पार्टनर का सपोर्टिव होना आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है? दोनों हों तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। और अगर नहीं है तो जो आगे हमने बात करी एक्सेप्टेंस, क्योंकि हर सोल की, हर आत्मा की अपनी जर्नी है, तो उसको भी हमें स्वीकार करके जिसको समझ आ गई वो अपना काम शुरू कर दे। आपकी एनर्जी से दूसरा परिवर्तन में आ जाएगा, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि आपका जो ऊर्जा का प्रभाव है वो उसके ऊपर पड़ेगा ज़रूर। तो इसलिए दोनों स्थितियों में दोनों ही ठीक है, हो तो बहुत अच्छा है। जैसे एक संगठित चीज़ होती है तो हम आराम से चल सकते हैं, ऐसे अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अगर वो आपको करने दे रहा है, जो भी पार्टनर है वो आपको करने दे रहा है, तो भी उसकी सहायता है उस पर। आध्यात्मिकता में दोनों पार्टनर्स का सपोर्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या होता है कि अगर एक पार्टनर आध्यात्मिक में है और दूसरा पार्टनर नहीं है, तो फिर वो आपके होते हैं जो गाड़ी के दो चक्के होते हैं, तो वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाते। तो अगर एक स्पोर्टिव है और दूसरा नॉन स्पोर्टिव है, तो वो फिर थोड़ा बहुत विचारों के अंदर भी थोड़ा वो स्ट्रगल बढ़ जाती है और परिवर्तन भी आ जाता है। तो मेरे विचार से दोनों को होना चाहिए। सो सूनर और लेटर वो लोग भी इस चीज़ का जब परिवर्तन देखते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, इसमें कुछ गलत होने वाला तो नहीं है, तो ट्राई करते हैं, हो सकता है हमें भी इस चीज़ से कुछ अच्छा प्राप्त हो। नहीं, आपको सपोर्ट कर रहा है तो भी वो भी एक ही बात है, मतलब कि वो ध्यान में नहीं बैठ रहा, कोई बात नहीं, बट आपको आपके जाने आने में, आपको इस मार्ग पे चलने के लिए मना नहीं करते।
तो वो भी स्पोर्ट है, तो वो एक किस्म का ध्यान ही हो गया ना। तरीका एक अलग बंदा- है, उनका तरीका अलग। सो अगला सवाल ये है कि आजकल हम लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं काम को लेकर, पर आप दोनों के चेहरे पे बहुत ही एक शांत सा नूर है। सो आपको लगता है कि अध्यात्म में आने के बाद आपका ये परिवर्तन हुआ है कि जो आप हर समय रिलैक्स रहते हैं, आपके फेस पे वो तनाव या जल्दी या उस तरह का परेशानी किसी चीज़ को लेकर नहीं होती, तो क्या लाइफ ज़्यादा पीसफुल हो गई है अभी? बहुत पीसफुल लाइफ है। वही मैं बात बोल रही हूँ कि जो चीज़ें हमने सीखी हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने की आवश्यकता नहीं है। यही हमारी 4-5 प्रिंसिपल्स उन्हीं को ही हम सीख लेना। हम दूसरों को एक्सेप्ट करना, दूसरे कोई भी, चाहे अपना पार्टनर है या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको एक्सेप्ट करो, उनको फ्रीडम दे दो, वो जो करना चाहते हैं वो भी करें। आपके पास, आप अगर बड़े हैं तो आपके पास कुछ सजेशन है देने के लिए, तो आप दे दीजिए, बट एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपकी सजेशन को 100% आप ही के तरीके से मान लें। आपने दे दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, नॉन जजमेंटल होना, कंप्लेंट नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना, पेशेंस लेवल आपका बढ़ता चला जाएगा, इसलिए आप रिलैक्स रहेंगे। आपको लगता ही नहीं है कि कोई दूसरा मेरे ही तरीके से चले, तो ज़रूरत ही नहीं है। खुद भी इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को और दूसरा भी इंजॉय कर रहा है। अगर कभी झगड़ा हुआ भी, मतलब हो जाता है, क्योंकि सबकी वही, जैसे हम बात कर रहे हैं कि उस समय बंदा क्या सोचता है, सबके थॉट प्रोसेस अलग अलग है, हुआ भी, पर बहुत जल्दी कैसे हम चेंज हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उस परिस्थिति को, तो वो लिंगर ऑन होती नहीं है चीज़। ये है कि आपने जैसे प्रश्न पूछा है कि उसका फ़ायदा तो हुआ है, होता है, मेरे को तो पर्टिकुलरली बहुत हुआ है। अगर ध्यान में अगर नहीं आता तो जैसे कोई काम नहीं है हमारे पास, कहीं मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ या कुछ मेरे पास समय है मेरे पास, तो अपना ध्यान में बैठ जाते हैं। टेलीविज़न पर जाकर टाइम स्पेंड करना या कुछ और सीरियल देखना, वो हम नहीं करते। टीवी में हम लोग बहुत कम इन्वॉल्व रहते हैं। और अगर जैसे मैं ध्यान में हूँ, रात को अगर सोया, कुछ ऐसा विचार आ जाता है कि रात को नींद खुल गई। अगर रात को नींद खुल गई, आप दोबारा सो जाएगा तो अच्छी बात है। अगर नहीं सो पाए तो फिर आप करवटें बदलते रहते हैं। तो कई हमारे जो साधक हैं वो मतलब कि सिंस वी आर इन द सेम, मतलब एक लाइन ध्यान में आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे को रात को 2 बजे नींद खुल गई है, 11 साढ़े 11 बजे सोए, 2 बजे नींद खुल गई है, आप चाहोगे कि आपको जितनी निद्रा आनी थी वो तो आ गई, उसके बाद आप सोने का प्रयास करोगे, प्रयास में आपको नींद नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पर्टिकुलरली अपने बारे में बताता हूँ, मैं उठ के मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ। 2 बजे हो, 1:30 बजे हो, 2:45, 3 बजे हो, अपना 1 डेढ़ 2 घंटे जितनी देर तक ध्यान हमने किया, उसके बाद जब ऑटोमेटिकली नेचुरली जब नींद आनी शुरू हो जाती है तो ध्यान को छोड़ के फिर हम नींद में चल जाते हैं। तो तब उस वक्त एनर्जी हमको पहले भी मिल गई थी, ध्यान में मिल गई, उसके बाद सुबह ध्यान में जाने के बाद फिर दोबारा सोए हम लोग, फिर एनर्जी मिल गई, तो अगले दिन के लिए टोटली हम फ्रेश हो जाते हैं। पति जी के साथ हमारा जो था लगाव था, उन्होंने जो शिक्षा दी है उसका है, उनके सानिध्य में आके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। यही एक हमारी एक ऊर्जा का राज का मतलब कारण यही है कि हम लोग इतने एनर्जेटिक रहते हैं। बच्चे बोलते हैं अंकल आप थकते ही नहीं हो। थके यहाँ पे भैया, मेडिटेशन करेंगे, लगातार ज़्यादा देर तक ध्यान करेंगे तो ऊर्जा रहेगी। जब ऊर्जा रहेगी तो थकावट नहीं होगी, जब ऊर्जा की कमी होगी तो थकावट नहीं होगी, बीमारी भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये हम बड़ा धन्यवाद देते हैं कि पीएमसी हिंदी चैनल को और अपने पीएसएसएम को, कि उनके माध्यम से हम अपने आप को निरोग मतलब कि ये निरोग है, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। तकलीफ भी होगी तो हम तो दवाइयाँ नहीं खाते हैं। ये सब की आध्यात्मिकता है। अगर आध्यात्मिकता नहीं होती तो डॉक्टर के चक्कर काटते रहो भैया, काटते रहो, स्ट्रेस साइड में इफेक्ट होगा, रहेंगे, पैसे भी जाएंगे, सब कुछ होगा, आपको बेचैनी भी होगी और साइड इफेक्ट भी होंगे। ये तो आध्यात्मिकता में आना बहुत ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, कि वो आए, अपनी बीमारी को खुद कंट्रोल करे, अपने दवाइयों से दूर रहे, अपना जीवन को शांति तरीके से निभाएं। जैसे कि मैंने अपनी ऑडियंस को बताया था कि आज हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है, तो आई एम श्योर आप सबको भी काफ़ी कुछ इंस्पायर कर रहा होगा इनकी लाइफ से।
सो टचवुड आपका ऐसा साथ बना रहे और आपकी ऐसी ऊर्जा बनी रहे और आप ध्यान से जुड़े रहे। और जैसा कि हमने इंडियन कपल्स में काफ़ी देखा है कि एज आते आते में बहुत ही तनाव और आपस में इरिटेशन होने लग जाती है, बिकॉज आप जब यंग एज में होते हैं तो आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं एक रिलेशनशिप में, बट जब एज बढ़ने लग जाती है तो आप सोचते हो कि छोड़ो, क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है। बट आप लोगों की केमिस्ट्री देख के हम लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और आई थिंक हाँ, ध्यान हैज़ डन वंडर्स टू योर लाइफ एंड वी शुड बी वॉकिंग ऑन द सेम पाथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमको सबको आप सबका अडॉप्ट कि करना हाँ, चाहिए। ये PSSM का और PMC हिंदी चैनल के माध्यम से मतलब कि हम लोग ये जो हमारा जो थोड़ा सा प्रयास है वही हम अपने जो खुद के ऊपर बीता है वो हम आपको बता रहे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम चलते हैं यादों की बारात सेगमेंट में, जहाँ पर हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको स्क्रीन पे और आपको उनसे जुड़ी अपनी मेमोरीज के बारे में हमें बताना है। चलिए देखते हैं स्क्रीन पे पहली तस्वीर। ये हमारे जीवन की गठबंधन की पहली तस्वीर है जब हम दोनों की शादी हुई थी 10 अक्टूबर 1976 को। तो वो ऐसा समय था कि जब गेहूं अन्न बिल्कुल बंद था, बैन था, तो हमें सिर्फ आलू की ही चीज़ों से जो भी मटेरियल बनाना था उसी से बनाना था। तो हमारी एक ये याद है कि उस समय अनाज नहीं था बिल्कुल भी। एक्सीलेंट, दिस इज हाँ। समथिंग वेरी न्यू बिकॉज आई एम ऑल्सो बोर्न इन 76, बट मुझे ये पता नहीं था कि 76 में ऐसा कुछ हुआ था। सो इट इज़ एन इन्फॉर्मेशन फॉर मी। हाँ हाँ, उस समय बंद कर दिया था कुछ मतलब मार्केट में या इंडिया में कुछ गेहूं की कमी महसूस हो अकाल गई पड़ थी, गया था तो उस समय था बैन कर दिया, था गवर्नमेंट की तरफ से बैन था कि आपको बारात के अंदर 50 बंदे से ज़्यादा नहीं लेके आने हैं, आपको आलू ही खिलाना है, गेहूं की चपाती नहीं देनी है। तो ये सब प्रोसेस था। तो फ्रेंड सर्कल आज भी बोलता है कि तेरी शादी में हम तो आलू खा के आए भैया। दैट्स सो फनी। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी तस्वीर। ये तस्वीर है हमारे शादी के 1 साल बाद की। हम लोग शुरू से ही सिंपल और साधारण रहे और हम पुरानी दिल्ली के जैसे ये रहने वाले थे, तो पुरानी दिल्ली का बहुत शौक़ था वहाँ की हर चीज़ को लेकर, खाने पीने को लेकर। तो हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी फर्स्ट वहीं मनाने गए थे, चांदनी चौक साइड में, और वहाँ पे हमने खाया पिया भी। और वहाँ का इनका फेवरेट स्टूडियो था जहाँ पे ने फोटो, जहाँ पे ने फोटो भी खिंचवाई। रतन स्टूडियो, तो वहाँ से फोटो खिंचवाई थी हमने। फिर ये ब्यूटीफुल मेमोरी। ये हमारा परिवार है, हमारे सास ससुर हैं और बच्चे हैं जो सैगल हमारे परिवार के 3 बच्चे हैं, 2 मेरे और 1 मेरी दरानी का। तो उनके साथ हम किसी एक का बर्थडे था तो वहाँ पर सब इकट्ठे मिले थे। ब्यूटीफुल फैमिली पिक। अगली तस्वीर देखते हैं। ये हमारा अभी रिसेंटली इसी साल का ही है, कि पिछले साल का। ये हम लोग बच्चों के साथ पूरी फैमिली गई थी हमारी। ये वहाँ पे हम लोग इकट्ठे ऋषिकेश के अंदर, गंगेस के पास ऋषिकेश में, और अलोहा या क्या है ये, उसमें उसका तस्वीर है ये। और वहाँ पे हमारा फिर 7-8 दिन रहे हम लोग। काफ़ी बच्चे थे, ये छोटा बेटा है हमारा, ये छोटा बेटा है हमारा। ये उसके साथ उसके साली की 2 बेटियां भी हैं। अरे वाह। हमारे पोता पोती है, एक बेटी है उसकी जो माँ के साथ खड़ी है, और साथ में ही बेटा माँ के साथ और बाप के साथ। जो आगे 2 बच्चे खड़े हैं वो दोनों इसकी साली के बच्चे। ब्यूटीफुल पिक्चर। खूब एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मस्ती करते थे, बहुत अच्छा रहा। घूमते दोनों बच्चों के साथ, बहुत शौक है, बच्चे घूमते रहते हैं हम लोग। जब भी हम बाहर निकले हैं ना, काफ़ी कंट्रीज घूमे हम लोग, तो जनरली हम तो इकट्ठे ही जाते हैं। वेरी नाइस। नेक्स्ट पिक्चर। ये हमारी गुरु माँ है जो हमने पहले दीक्षा ली थी जिनसे। तो ये उस समय की तस्वीर है। ये कुछ माँ से बातचीत कर रहे थे, कुछ समझा रहे थे, कुछ इस तरह का था।
ये अध्यात्म के जीवन में पड़ाव के लिए पहली दीक्षा ली थी। और दीक्षा तो हमने मिरज में जाके ली थी, बट ये जो फ़ोटो है ये हमारी दिल्ली की, हमारे घर की फ़ोटो है। माँ हमारे घर में आई थी, तो तब हम आरती उतार रहे थे या फिर बात कर रहे थे उनसे, तो ये उस समय की पिक्चर है। बहुत ही खूब, बहुत सुंदर। नेक्स्ट पिक्चर। अरे वाह। अभी हमारा, जब जैसे मैंने बताया कि शरीर में गुरु माँ नहीं रही, तो इसलिए ढूंढ रहे थे कि किसके पास जाएं, तो हमें पीएमसी का सेंटर था इंदरपुरी में, डॉक्टर सौरभ रंजन के पास, तो वहाँ पर पति सर आए थे, तो हम उनसे वहीं पे पहली बार हम मिले थे उनसे। तो उस समय की ये फ़ोटो है। ये वहाँ की फ़ोटो नहीं, ये उसके बाद की फ़ोटो, जब हमारा ये 3 मूर्ति में फंक्शन हुआ था। अच्छा, यहाँ पे दिल्ली में फ़ोटो, दिल्ली के अंदर पत्री सर से मिलने के कम से कम 3-4 साल के बाद ये फंक्शन ये हुआ था हमारा। तब उस वक्त सर के साथ हमारी ये फ़ोटोग्राफ्स थी, यादगार थी। बहुत ज़बरदस्त प्यार मिलता है। जैसे हमें माँ से भी बहुत प्यार मिला। माँ से हमने अध्यात्म की बेसिक सीढ़ियाँ सीखी, कैसे चढ़नी है। आज भी उनकी एक एक बात याद आती है कि जैसे हल्का सा मैं उस पर करूँगी कि जैसे स्त्री को उन्होंने पूरा बताया कि आपको अध्यात्म का मतलब ये नहीं है ध्यान करना है या पाठ पूजा करने बैठना है। जो स्त्री धर्म है वो आपको पूरा करना है। आपको ध्यान में पहले अपना संसार का काम पूरा करने के बाद आपको अपने ध्यान के लिए समय चुराना है। अगर आपके पास ध्यान में दिन में समय नहीं निकलता, तो अपनी रात को यूज़ करो, रात को ध्यान करो। तो ये छोटी छोटी बारीकियां जो हैं हमें माँ से सीखने को मिली। और उसके बाद पति जी ने, हमने उसमें पर लगा दिया कि पढ़ के वही बोलता था कि पति जी की लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट, कोई वरी नहीं करना, अब ज़िंदगी है, अपना खुल के जियो। और हमने उसी तरीके से पत्री सर के साथ बहुत घूमे। हमने बहुत एंजॉय किया उनके साथ मस्ती भी करी हैं। और क्रिकेट मैच भी हमने इकट्ठे बहुत देखे इनके साथ बैठ के। और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट मैच। तो बहुत कुछ हम लोगों ने उनसे सीखा भी है, और उनका प्यार भी हमारे ऊपर बहुत असीम प्यार था। वो यादगार हैं, वो ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाली है। बहुत प्यार मिला, मतलब अपनापन जैसे होता ना, वो हर एक के साथ ऐसे ही रहते सबके साथ ही, हर एक के साथ। हर किसी को लगेगा कि ये मेरे अपने, सिर्फ मेरे लिए जो बात करेंगे, सिर्फ मेरे से ज़्यादा और किसी को प्यार नहीं करेंगे। इसके पास जाके तो लगेगा नहीं, पति सर मेरे से प्यार करते हैं। आपको अरे पति सर मेरे से प्यार करते हैं। उनके पास इतना प्यार का वो था, भंडार था, वो प्यार बांटते रहते थे। और हम तो बड़े खुश नसीब रहे कि हमको उनके पास बैठने का, उठने, घूमने का हर तरीके का मौका मिला। और हमको ये भी लगता था कि जब हम फर्स्ट टाइम बाहर गए तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था सर को किचन में खाना बना रहे थे। किचन में खाना बना के मैंने देखा, वीडियो भी किया था। हम लोग दिल्ली वाले फर्स्ट टाइम हम लोग बाहर निकले थे पति के साथ, तो उन्होंने खाना बनाने के बाद भी क्या किया कि सब बैठ जाओ, गुरु खाना बना रहा है और आप बोलो सब बैठ जाओ, मैं सबको सर्व करूँगा। और सबको बिठा दिया और सबको एक एक चीज़ डाल के सबको सर्व करें। 3-4 आइटम बनाते थे गुरु जी पति साहब। ये नहीं कि एक आइटम बनाए, 2-3 आइटम तो पक्की थी। वो हर एक आइटम को खुद बनाते थे और खुद सर्व करते थे हर एक बंदे को। और करने के पश्चात सब लोग खा लेंगे, उसके बाद खाते थे वो लोग। ऐसे नसीब वाले मतलब कि कहाँ हमारे, मतलब कि ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो बहुत ही भाग्यशाली थे कि हमको उनका प्यार मिला, बिल्कुल, उनके साथ रहे, उनके साथ घूमे। वेरी ब्लेस्ड, वेरी ब्लेस्ड। ये नेक्स्ट तस्वीर, हाँ, महायोग ध्यान कुंभ में हम लोग ऋषिकेश में हुआ था। तब वो एक्सपीरियंस शो कर रहे थे अपना। तो एक्चुअली हमारी काउंटर में ड्यूटी थी, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो सर ने बोला कि नहीं उनको भी बुलाओ, साइकिल साहब को भी बुलाओ और अरुणा को भी बुलाओ, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तब उस वक्त का जो एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा था, तो अरुणा भी था, कुछ ऐसा था कि मैं ये बता रहा था सर को कि हम तो राह के पत्थर थे, आपने हमको ज़मीन से उठा के अपने सीने पे लगा लिया।
बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार करने का तरीका बिल्कुल अलग था। दुनिया में ऐसा कोई भी गुरु संत आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वही है कि जो उनके मार्गदर्शन है, अब हम उसी के ऊपर चल रहे हैं। जो सिखाया था उन्होंने, वही हम अभी जो हम उनसे ए सीखा, अभी इस जन्म हमने उन्हें ए सीखा है, जेड तक पहुंचना है। जब तक हम इस जन्म में ए सीखा, उन्होंने ए सिखाया, अगले जन्म में वो 20 सिखाएंगे तो 20 सीखेंगे। ऐसे करते करते हमको पूर्ण आत्मा, जैसे वो कहते थे कि हर एक आदमी, हर एक सोल को पूर्ण आत्मा बनना है, तो उनके साथ लगे हुए हैं। उन्होंने अभी हमारा नहीं, बहुत अच्छा जीवन। अरुणा जी ने मुझे भी इमोशनल कर दिया है। नहीं, बहुत गुरु का मतलब प्यार। एक ये खुशी के आंसू है कि हमें इतना भंडार मिला है कि हम उसको जितना बांट सकते हैं संसार में बांटे। और ये शक्ति भी उन्हीं की है कि उन्हीं के माध्यम से हम इसको बांट पा रहे हैं। सो देखी हमने सारी प्यारी प्यारी सी तस्वीरें और उनसे जुड़ी सारी मेमोरीज। सो चलिए लेके चलते हैं उन्हें एक रैपिड फायर राउंड में। सो पहला सवाल आपको सर, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, हमें 3 शब्दों में बताइए। ये बहुत अधिक समझदार है। बस एक्सप्लेन, और आगे नहीं बोलना, इतने में ही ठीक है। बस बोल दिया, अधिक समझदार है। आप मैम? ये बिल्कुल सीधे हैं। सो स्वीट। आपकी कोई एक कमी जिसे आपका पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? हम दोनों के जीवन में ये हमेशा मेरा साथ देते हैं किसी भी परिस्थिति में। सर? मेरी एक बहुत भारी कमी है, ये पूरा करती है उसको। मेरे को अकाउंट्स नहीं आता, तो सारा काम ये अकाउंट्स का जितने भी होता है ये वो उसको देखती है। वंडरफुल। एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहोगे। मैं अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि वो हमेशा मेरे पेशेंस लेवल बढ़ाने में उन्होंने मेरी हमेशा मदद करी। आई लाइक दैट पॉइंट ऑफ व्यू। यही मेरे को जो मदद करती है मेरे को कैलकुलेशंस के अंदर, उसके लिए मैं अति धन्यवाद हूँ इसका। क्योंकि इसकी वजह से ही मैं तो आधा पौना घंटा मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, ये फटाफट 1 मिनट में आके उसको ठीक करके चली जाती है। वाओ। कोई ऐसी खूबी जो आपको अपने पार्टनर में सबसे अच्छी लगती है? मुझे ये बहुत स्पोर्टिव है, मुझे ये गुण इनका बहुत पसंद है। इसके अंदर एक बहुत प्यारा गुण है कि ये पूरी गृहस्थी को, जॉइंट फैमिली में जब ये बहू थी, तब बड़ी इसने चतुराई के साथ, बड़ी समझबूझ के साथ अपने ससुर जी का, अपनी सास जी का पूरा ख्याल रखा। अब उसी चतुराई के साथ अब वो समय रिवर्स समय आ गया। अब ये अपनी बहू का और अपने बेटे के साथ उसी तालमेल के साथ जीवन विवाह कर रही है। और पूरी फैमिली को पहले भी इकट्ठा संभाल के रखा होता, अभी भी इकट्ठा संभाल के रखा हुआ है। वंडरफुल। तो कोई एक ऐसी चीज़ जो आपके बकेट लिस्ट में है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? मेरे बकेट लिस्ट में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जन जन तक जो पति जी का मैसेज है उसको पहुंचाएं। जो प्यार हमें मिला है वो प्यार लोगों में बांटें। सर? पति सर बोलते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ एन्जॉयमेंट। हर क्षण हर पल बंदे को एंजॉयमेंट करना चाहिए। तो हम उसी बात को लेके हम अपना बाकी का जीवन है घूमने फिरने में, एंजॉयमेंट करने में, अपना जो समय बिताना है अपना लोगों के साथ ध्यान प्रचार करने में, उसमें बिताना चाहते हैं। अगर आपको एक दूसरे में कोई एक आदत बदलने का मौका मिले तो वो कौन सी आदत होगी? मौन रहेंगे और क्या। हमें कुछ नहीं बदलना। अभी हमारा कोई किसी को बदलने का 100% हो गया, किसी को कुछ नहीं बदलना। टोटल एक्सेप्टेंस। आपका सबसे बड़ा सबक जो आपने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा, एक्सेप्टेंस। सर आप? वही है, पेशेंस लेवल, एक्सेप्टेंस है, फॉरगिवनेस है, मतलब ये एंगर पे कंट्रोल है, बाकी ग्रेटिट्यूड
ग्रेटिट्यूड है, कंपैशन, लव वगैरह ये सब चीज़ें हैं। लॉकडाउन के दौरान कोई ऐसी नई बात जो आपने एक दूसरे के बारे में डिस्कवर करी हो? इनको कोरोना हो गया था और ये हॉस्पिटलाइज रहे। जब डॉक्टर्स ने बोल दिया कि नहीं अभी 2 दिन और रहना पड़ेगा, तो मेरे अंदर एक डर सा आ गया था उस समय कि जैसे बाकी सबके साथ हो रहा था कि हॉस्पिटल से कोई वापस नहीं आता, बट मुझको ध्यान ने रिवर्ट कर दिया। ये मेरे अंदर उस समय फीलिंग थी। सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? देखो कोरोना टाइम के अंदर तो हो गया था, इफेक्टेड था। मैं 14 दिन तक मैक्स में रह के आया था, पर पहले दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि अब पता नहीं वापस जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि माहौल बड़ा ठीक नहीं था। पर मैं वही बोलता हूँ कि आध्यात्मिकता की वजह से ही मैं बच के बाहर निकला, क्योंकि हमको पूरा मेडिटेशन का प्रोसेस पता था। जब भी महा ध्यान योग कुंभ मेले हमने बहुत देखे थे, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास हुआ करती थी। जब भी मेरे पास समय मिलता था, जब नींद में आ गया तो ठीक है, जब भी मैं उठता था तो मैं हमेशा ध्यान में ही रहता था। 3-3 4-4 घंटे की कुछ काम तो था ही नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। खाना टेबल पे आ जाता था, ब्रेकफास्ट टेबल पे, लंच डिनर सब टेबल पे आ जाता था। वॉशरूम जाना था, वॉशरूम में 1 मिनट में बाहर बंदा आ जाता है। तो जितना भी अधिक समय मिला ना मेरे को, तब मैंने मैक्सिमम वहाँ पे मेडिटेशन किया। और मेडिटेशन के माध्यम से ही मैं पूरे कॉरिडोर में 3-3 4-4 हज़ार स्टेप्स मतलब चलता था। डॉक्टर बोलते थे कि सर आप इतना, कोई कोरोना का मरीज इतना चलता नहीं जितना आप चलते हो। वो मैं कौन होता चलने वाला, वो तो ऊर्जा थी जो मेरे अंदर थी, वो चला रही थी मेरे अंदर। और लगातार जब भी डॉक्टर आता था, सुबह दोपहर शाम को, मैं मेडिटेशन भी होता था। तो कहते सर आप क्या करते रहते हो? जब भी हम आते हैं आंखें बंद होते, मैं कि मेडिटेशन करता हूँ। कहते क्या होता है? मैं क्या बैठ जाओ फिर यहाँ पे। तो मैंने डॉक्टर को भी मेडिटेशन सिखा दिया वहाँ पे। तो वही एक प्रोसेस था मेरे पास, एक टूल था जिसके माध्यम से मैं बड़ी जल्दी रिकवर कर गया। ध्यान ने आपको शक्ति दी, स्ट्रेंथ दी उस डिफिकल्ट टाइम को फेस करने के लिए। हम अपने लास्ट सेगमेंट में जाएंगे जिसका नाम है हिम और हर, जिनमें पूछूंगी मैं कुछ सवाल और आपको ये प्लग कार्ड, जैसे भी आपको क्वेश्चन का आंसर करना हो तो आप ये उनकी तरफ कर सकते हैं। सो पहला सवाल है, एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? आप दोनों ही इमोशनल है इसका मतलब। आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन कभी नहीं उठाता? फ़ोन इमीडिएटली उठा लेते हैं अगर हम पास हैं। जैसे 1 घंटे बजे, दूसरे घंटे बजने का मौका नहीं देते। और अगर नहीं है तो 2-3 घंटे बजती हैं, तो फिर बाद में जब फ़ोन आता है तो उसको फिर दोबारा रिवर्ट बैक कर देते हैं। आप दोनों में से गुस्सा किससे ज़्यादा आता है? ओके। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता है? ओके। आप दोनों में से ज़्यादा शांत कौन है? वाओ। आप दोनों में से कौन ज़्यादा बोलता है? अरे वाह, पर सर ने बोला था कि वो ज़्यादा बोलते हैं, आप कम बोलते हैं। नहीं, अभी जो बात बोली कि जो बात पसंद मतलब समझ नहीं आती है तो मुझे ही ज़्यादा बोलना पड़ता है। सो देखा आपने मिस्टर एंड मिसेस सहगल की ये प्यार भरी दास्तां और ध्यान को अपने जीवन में लाकर कैसे इन्होंने अपने जीवन को इतना सुखद और सुंदर बना लिया। सो किस बात का इंतज़ार है? आप भी जुड़िए ध्यान से और अपने जीवन को और भी खूबसूरत बना लीजिए। लेते हैं एक छोटा सा मैसेज हमारे आज के गेस्ट से। सर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हर जो हमारा ये संसार में निर्माण सीरीज़ देख रहे हैं, आप सबको ध्यानी बनना चाहिए, अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। मैम, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते रहो और जीवन को हर क्षण हर पल उत्सव के रूप में मनाते। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और आप लोगों से बात कर कर। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अति धन्यवाद आपका। पीएमसी हिंदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें इतना सुंदर मौका दिया
अपने जीवन की मेमोरीज को दोबारा से रिमाइंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो मिलते हैं हम आपको अगले एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए PMC हिंदी से।